जी बच्चों, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आज मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करती चलूँ। मैंने सोचा था कि आज मैं सीधा मोटिवेशन से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आप लोगों को जब तक मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो उस वक्त तक आप लोग पढ़ नहीं सकते। ये मैंने चीज़ नोट की है कि ठीक है, आप लोग डेली बेसिस पे लेक्चर सुन लेते हैं, लेकिन टीचर का मकसद क्या होता है? आप सारे मेच्योर हैं, आपके पास मटेरियल भी ढेर मिल जाता है आपको। मुख्तलिफ़ चीज़ें हर जगह पड़ी हैं, यूट्यूब भरी पड़ी है, इसके अलावा बुक्स मार्केट भरी पड़ी हैं, क्यों नहीं कर पाता कोई? मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि कहते थे कि कोई आपके दिमाग में घोल के नहीं डाल सकता, तो मैं उस चीज़ को मानती नहीं। मैं कहती हूँ कि घोल के डाला जा सकता है बच्चे के दिमाग में, उसको मोटिवेट किया जा सकता है। कहते हैं ना, खुद से ना करे तो क्यों नहीं कर सकता, कोई कर सकता है। मुझे पता है, मैंने कई बच्चों को इस तरह मोटिवेट किया है और वाकई घोल के डाला है। सिर्फ पता क्या है, मिक्सचर बनाने का तरीका अच्छा आना चाहिए, और दूसरा दिमाग का वो जो है ना सुराख पता होना चाहिए कि वो घोल के डालना किधर से है। आपको अगले का पता हो कि कहाँ पे हिट किया जाए उसे, और किस लेवल पे हिट किया जाए कि वो उसको समझ आ जाए चीज़, और उसके दिमाग के अंदर वो सरायत भी कर दे। तमाम जितने न्यूरॉन्स हैं ना दिमाग के अंदर, उनके अंदर वो चीज़ रच बस जाए वो कैसे है। तो यही आपके वो सुराख, वो जो दिमाग के हैं ना, और जो मिक्सचर मैं बनाती हूँ वो इस तरह करती हूँ कि वो आपके दिमाग में सही से हल हो जाए, कहीं बस ऊपर ऊपर से निकल ना जाए। तो न्यूज़पेपर जो है, मैं क्योंकि आज आज का करवाने लगी थी न्यूज़पेपर, और लास्ट पे मैं आज आपको म्यांमार का जो इशू है, कल मैंने हांगकांग पे करवाया था। आपको काफ़ी इसके अलावा वो जो बच्चे वो जो CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा कि उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चलता जाता है। तो आज लास्ट जो टॉपिक है वो म्यांमार से करेंगे, और सीधा जाके जी मैं मैप से ही करवाऊँगी, क्योंकि म्यांमार का तल्लक और बांग्लादेश का तल्लक और जो मंगोलों का तल्लक है, मुगलिया का, वो सारा इससे है, म्यांमार से। तो सीधे जो है चलते हैं जी न्यूज़पेपर के ऊपर, और फिर लास्ट पे हम करेंगे म्यांमार का टॉपिक, वहाँ इशू क्या है, उसकी डेट्स कुछ देख लेंगे और कुछ हिस्ट्री देख लेंगे। ठीक है जी, चलते हैं जी न्यूज़पेपर के ऊपर। जी, तो आज का न्यूज़पेपर डेटेड 30 जून 2020 है। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं या उसके मुतल्लिका जो MCQs हैं वो ज़रा देख लेते हैं। जो कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेडली अटैक हुआ है, तो ये डेट आपने याद रख लेनी है, ये 29 जून आपने डेट याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है। सही। और इसके अलावा जो है जी ट्रैफिकिंग, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काफ़ी इशू है। लास्ट ईयर भी पाकिस्तान इसमें काफ़ी गंदे मार्क्स पे रहा है। तो ट्रैफिकिंग TIP है, ये जी वाच डॉग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वाच डॉग है। ट्रैफिकिंग इन पर्सनस रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड US जो है कि स्टेट प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट, ये पास हुआ था 2018 में पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान का नंबर मज़ीद गिर चुका है। ये जो रिपोर्ट पेश करता है ये TIP है, ट्रैफिकिंग इन पर्सनस, ठीक है, और बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और जो लास्ट ईयर पाकिस्तान में बिल पास हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट एंड द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक है। यानी पाकिस्तान के अंदर से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या स्मगलिंग्स होती है, जो माइग्रेंट्स की, जो भी देखें किसी भी कंट्री के अंदर जो माइग्रेंट होकर जाता है उसको वीक एंटिटी समझा जाता है, और उनको स्मगल करना, उन लोगों को गुमराह करना, मुख्तलिफ इशू होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ लोगों को होते हैं, या जो दूसरी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो वो लोग जो हैं गुमराह होते हैं। और ये रिपोर्ट पेश की गई है सुख में, पाकिस्तान का नंबर जो है मज़ीद गिरा है। तो ये सिर्फ एक्ट आप लोग याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट एंड द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018।
नेशनल में तो कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। अच्छा, मैं आपको आज न्यूज़ एजेंसीज़ के हवाले से थोड़ी सी ट्रिक बताती चलूँ कि किस तरह न्यूज़ एजेंसीज़ आप लोग याद करते हैं, और कुछ मैं इस पे बाकायदा जब मैं मिसलिनियस का शुरू करूँगी लेक्चर तो उसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगी। लेकिन एक चीज़, न्यूज़पेपर क्योंकि डेली का होता है तो उसके अंदर से आपने चीज़ें कैसे नोट डाउन करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो आपने मुख्तलिफ जब आप डान पढ़ते हैं या चाहे जंग ही पढ़ते हैं तो आपको मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ आती हैं, जैसे कि यमन की है ना न्यूज़ एजेंसी, तो इसी तरह जो वफ़ा है फ़लस्तीन की, ठीक है। तो इस तरह मतलब ये वो न्यूज़ एजेंसीज हैं जिनका उस न्यूज़ एजेंसी, उस कंट्री की न्यूज़ एजेंसी वो ख़बर देती है, ठीक है। तो जैसे अब रॉयटर्स आपने काफ़ी दफ़ा डान पढ़ते हुए सुना होगा या एपी सुना होगा, तो ये आपने उसके मुताबिक न्यूज़ एजेंसीज़ वो याद कर लेनी होती हैं। ये न्यूज़ एजेंसी का तलक है। अभी जैसे आज का यूएस इंटेलिजेंस, इसमें कोई वैसे ख़बर तो नहीं थी, इसमें आप देखें एपी न्यूज़ एजेंसी का जिक्र किया गया है, बिलोंग्स टू यूएसए, एंड देन रॉयटर्स का जिक्र किया गया है। इस तरह कई दफ़ा वफ़ा लिखा होता है, न्यूज़ एजेंसी लिखा हुआ होता है, सना लिखा हुआ होता है। तो ये न्यूज़ एजेंसीज़ आप उस कंट्री की जब न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ एजेंसीज़ न्यूज़ देती हैं, तो ये न्यूज़पेपर के अंदर लिखा हुआ होता है। और हमेशा उन न्यूज़ एजेंसीज़ को हिट किया जाता है पेपर के अंदर जो कि जिनकी कंट्रीज़ की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही होती हैं। तो ये चीज़ आपने नोट डाउन कर लेनी है। अच्छा जी, मैंने JCPOA पे पहले भी आपको एक मुकम्मल भी लेक्चर में दे चुकी हूँ, जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। तो आपको मैंने ये भी यमन का भी इशू बताया था कि यमन को जो है वहाँ पे हूथी रिबल्स हैं, उनको जो कर रहा है ईरान पुश कर रहा है। देखिए, मैं न्यूट्रल होकर पढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ न्यूज़ बता रही होती हूँ कि ये MCQ है, ये न्यूज़ है, मेरा किसी से कोई तलक नहीं है, कोई सुन्नी है शिया है। I am alhamdulillah Muslims, and I only proud to be a Muslim. मैं I am not belong to any sector। तो मैं जब भी कोई कुछ पढ़ाऊँ तो मेरा वो न्यूट्रल हो है, कोई मेरा किसी से तलक नहीं है। तो ईरान क्योंकि कहते हैं कि यमन के अंदर जो रिबल्स हैं, हूथी शिया हैं, उनको प्रमोट करता है, और इस तरह जो सुन्नी हैं उनको, मैंने ये पहले लेक्चर दे भी चुकी हूँ। सुन्नी जो है वो सऊदी अरब और जहाँ पे भी ईरान होता है वहाँ पे US तो लाजमी है, टांग अड़ाता ही अड़ाता है। तो उन्होंने जो है मैंने आपको बताया था कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में JCPOA से, जो कि 2015 में डील हुई थी, उसमें से निकल गया था अमेरिका। और जो है जी अभी उसने दोबारा इल्ज़ाम लगाया है ट्रंप ने कि यमन के अंदर जो रिबल्स हैं उनको तेहरान, यानी ईरान इसका कैपिटल है तेहरान, तो वो जो है जी इनको प्रमोट कर रहा है आर्मिंग, ठीक है, दैट तेहरान वाज आर्मिंग यमन रिबल्स। अच्छा जी, एक और आज बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। पूछा जा सकता है कि इंडिया ने बैन किया है 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स ओवर सिक्योरिटी। मैंने हवावे का आपको इशू बताया था, एक न्यूज़ मैंने जब न्यूज़पेपर पढ़ाई थी, अभी मुझे डेट नहीं याद पीछे, उसके अंदर हवावे का लास्ट ईयर का और फिर 2019 का इशू है कि अमेरिकन कंपनीज़ ने हवावे के अंदर फ़ीचर देना बंद कर दिए थे। और हवावे ने ख़ुद कहा था, चाइनीज़ कंपनी है क्योंकि उसने कहा था कि मैं ख़ुद ये फ़ीचर्स डेवलप कर लूँगा, क्योंकि आप प्ले स्टोर से मतलब फ़ीचर डाउनलोड करते हैं, तो जब वो फ़ीचर ही नहीं होंगे तो हवावे कंपनी ही फेल हो जाएगी। तो उसी बेस पे देखा है, ये पीछे बात तो कुछ और है कि जी जो करंटली दो जो ये है ना टिकटॉक और वी चैट, दैट्स बिलोंग टू चाइना, ठीक है। ये दोनों जो ऐप हैं ये, और मुख्तलिफ ऐप जो 59 ऐप है चाइनीज़ ऐप जो हैं जो बंद किए गए हैं सिक्योरिटी इशू की वजह से। रिसेंटली आपको पता है कि गलवान वैली पे दोनों का एक इशू चल रहा है, इंडिया और चाइना का। तो ऑन द बिहेस्ट ऑफ, ठीक है, यानी ईमा पर काम कर रही है चाइना, जो इंडियन लॉबी है, कि उसने भी काफ़ी जो बैन कर दी हैं अपने मुल्क के अंदर, 59 ऐप बंद कर दी हैं। और आपको पता है इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, वहाँ पे इंटरनेट हर छोटा बड़ा जो है यूज़ कर रहा है, तो इतने ज़्यादा 59 ऐप जब बंद होंगे तो कितना असर पड़ेगा टेक्नोलॉजी में चाइना के ऊपर।
अच्छा, एक मैं इसराइल पैलेस्टीन पे भी मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूँ पीछे, एक टॉपिक मैंने बताया था। तो क्योंकि कब्ज़ा किया हुआ है इसराइल ने इलीगली तौर पर काफ़ी, और यरूशलेम को भी एम्बेसी डिक्लेयर किया गया था 2018 में। तो गज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, दैट आर two terms which are belongs to Israel and Palestine, and most probably that are belong to Palestine, ठीक है। तो जब भी आपसे वेस्ट बैंक एंड गज़ा स्ट्रिप की टर्म के बारे में पूछा जाए, हमेशा टर्म्स वगैरह पूछ ली जाती हैं एमसीक्यू के अंदर कि वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप की टर्म है किस मुल्क के लिए या किस कंट्री के लिए यूज़ होती है, तो ये फ़लस्तीन की है। क्योंकि रिसेंटली इशू चल रहा है फिर, क्योंकि पहले ही वो इतना कब्ज़ा करके इसराइल बैठा हुआ है यूएन की पीछे से उसकी, क्योंकि उसको है थापी लगाता है कि ठीक है तुम कब्ज़ा करो मैं साथ हूँ। तो वैसे इंटरनेशनली इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बैंक पहले ही बेचारा थोड़ा सा, और गज़ा स्ट्रिप फ़लस्तीन के पास है, ऊपर से यरूशलेम को भी उसने डिक्लेयर कर दिया है कैपिटल। ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है, ये पेपर में आए तो आपने नहीं लिखना, ठीक है। किसी का भी कैपिटल नहीं है, सिर्फ यूएन ने अपनी एम्बेसी, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी एम्बेसी जो है वो मूव की है यरूशलेम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आज की जो रह तो नहीं गई इम्पोर्टेंट, हाँ जी, एक और चीज़ बताती चलूँ कि इट कैन बी सेड दैट अ मॉकरी, मजाक कहा जा सकता है या मुंह चिढ़ाना कहा जा सकता है कि ईरान ने जो है ट्रम्प के वारंट इशू किए हैं कि उसको जो जनरल सुलेमानी था जो मारा गया था, माजरत शहीद हुआ था, शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे, शहीद हुआ था कासिम सुलेमानी जो जनरल था। तो कासिम सुलेमानी बिलोंग्स टू ईरान एंड ही वाज बीइंग किल्ड इन इराक़। आपको याद होगा कि वो इराक़ में शहादत हुई थी, और रेवोल्यूशनरी गार्ड था अल-कुद्स फोर्स का, ठीक है। तो उसके हवाले से, यानी उसकी डेथ की वजह से ट्रम्प को जो है अरेस्ट वारंट इशू किए गए हैं, और कहा गया इंटरपोल को, इंटरपोल जो है जिस तरह हर मुल्क की अपनी पुलिस होती है ना, तो इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है। इंटरनेशनल और POL पुलिस इंटरनेशनल पुलिस है। ये 24/7 काम करती है। इस पर मैं थोड़ा सा आपको किसी दिन बता भी दूंगी। तो और इसके अंदर मुख्तलिफ कोड्स होते हैं, लैंग्वेजेस हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, और 24/7 काम करती है। कोड्स हैं इसके येलो ग्रीन ब्लू इंटरपोल के जो जिन पे काम करती है। ये इंटरनेशनली एक इश्तिहारी करार जिस तरह देते हैं। तो अभी रिसेंटली नवाज शरीफ और ये इशू बना हुआ था, तो इंटरपोल को हिदायत की गई थी कि इनको वहाँ से वापस लाया जाए, क्योंकि ये ज़मानत पे गए हुए हैं और वहीं पे बैठ गए हैं। तो ये इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस है, और कहा गया है कि ईरान ने कहा है कि इंटरनेशनल पुलिस जो इंटरपोल है इसके ज़रिए ट्रंप को अरेस्ट किया जाए। और कासिम सुलेमानी की डेट आपने देख लेनी है कब उसकी शहादत हुई थी, बिकॉज आई कंसिडर दैट कासिम सुलेमानी वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड और इंटरनेशनली उसको जो भी कहा जाए, हम लोग तो जानते हैं कौन किस लिए कैसा काम कर रहा है। और आप लोग भी न्यूट्रल रहा करें और सिर्फ बीइंग अ मुस्लिम प्राउड किया करें, ये इन चीज़ों में ना ही पड़ा करें तो अच्छा है। अच्छा जी, स्कैम है एक फ्रेंच एक्स प्राइम मिनिस्टर। देख लें हमारे मुल्क में तो अकरबा परवरी जिसको कहते हैं, नेपोटिज़म, ठीक है, कि रिश्तेदारी की बेस पे देख लें 262 भर्तियां जो हैं अभी WS हुई हैं लाइसेंस। और वियतनाम ने हमारे जितने भी हैं जो कि WS थे लाइसेंस इनके पायलट्स के, तो उनको ग्राउंड कर दिया गया है कि दे विल नो मोर बी पार्ट ऑफ एनी
एयरलाइन, ठीक है, कि वो किसी भी एयरलाइन का हिस्सा नहीं होंगे। तो पेरिस के अंदर, ये मैं सिर्फ थोड़ा सा बताना था कि हमारे कंट्री के अंदर ये इश्यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे देखें, पेरिस आपको पता होगा फ्रांस का दारुल हुकूमत है। और फिर एक और चीज़ है, जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसके अंदर कई दफ़ा ये करेंसीज दी हुई होती हैं, तो करेंसीज ऐसे याद नहीं रहती, तो करेंसी यहाँ से ये भी याद हो जाती है न्यूज़पेपर से। क्योंकि पेरिस की कोर्ट ने जो उनका गुज़श्ता फॉर्मर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर है फ्रैंकोइस फिल्कन, और उस पे इल्ज़ाम था कि उसने अपनी बीवी को कुछ दे दिला के किसी डिपार्टमेंट में कोई नौकरी दिलवाई हुई थी। तो क्योंकि वो प्रेसिडेंट था जो लास्ट पुराना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, तो उसकी वाइफ को स्कैम में भी जुर्माना हुआ है। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकोइस फिल्कन, FRANCOIS फिलन, फ्रैंकोइस फिलन, सॉरी। तो ये वाला, एक तो इनके अंग्रेज़ों के नाम भी बड़े मुश्किल होते हैं। फिलन की जो वाइफ थी पेनेलोप, ठीक है, पेनेलोप, ये इजी है। तो ये इन दोनों को जी जुर्माना हुआ है, और यूरो में हुआ है, क्योंकि फ्रांस के अंदर यूरो चलता है। 3,75,000 जो है यूरोज़ इनको जुर्माना हुआ है। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। अभी जो नेक्स्ट है, मैं आपको थोड़ा मैप पे बता देती हूँ हांगकांग का। और मैं पढ़ाती इस तरह हूँ कि मैप, ऑडियो में आपको मैप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपको ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं आप लोग, शौक़ होता है कि आप मैप से पढ़ें, तो वो आपको चीज़ याद भी रह जाती है, कंट्री भी, तो मैं मैप से आपको करवा देती हूँ। आज का म्यांमार का क्या इशू है, क्योंकि हांगकांग मैं कल पढ़ा चुकी हूँ। म्यांमार इशू पढ़ते हैं जी अब मैप से। जी गाइस, तो पहले मैं आपको मैप के ऊपर लोकेट करवा देती हूँ कि म्यांमार है कहाँ, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको मैंने एशिया के रीजन सारे कवर करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया की इस तरफ, यहाँ पे बांग्लादेश है इंडिया के साथ बिल्कुल, और ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ हाईलाइट, ठीक है। ये एरिया छोटा सा, ये सारा म्यांमार है, ठीक है। ये एरिया आपको जो ब्लैक में सारा आप नज़र आ रहा है, म्यांमार है। इसको पुराना नाम रंगून भी था, और बहादुर शाह जफ़र से भी इसका ताल्लुक है। यहाँ पास ही बे ऑफ बंगाल है। बे का मैंने बताया था कि जो कि जिसके अराउंड जो होता है पानी, अराउंड ज़मीन होती है, और इसका जो दहाना है वो चौड़ा होता है। ये देखें, ये इसका दहाना चौड़ा है, ये बे है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इसको कहते हैं। तो बे ऑफ बंगाल की वजह से म्यांमार की जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि देखें जब आपको पता ही होगा, लेकिन मैं इस पे बाकायदा जब हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर दूंगी तो वेस्टर्न किस तरह यूरोपियन आए थे सब कॉन्टिनेंट में, मैं आपको बताऊंगी पूरी डिटेल। तो यहाँ पे चिटागोंग बांग्लादेश भी पास ही है, उसकी भी यहाँ पे लगती है, अटैच है इसकी यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों यहाँ इसकी पोर्ट्स थी, और जहाँ पे भी पोर्ट होती है वहाँ की ट्रेड कंट्री उसको कंसिडर किया जाता है, और बहुत इम्पोर्टेंस होती है उसकी। तो यहाँ पे जो मुसलमानों की रियासत है ना, रखाइन, जो रोहिंग्या मुस्लिम इशू चल रहा था, वो है इधर पोर्ट के पास, छोटी सी है बिल्कुल यहाँ पे, ये इतने से एरिया पे, यानी इतने, ये पूरा तो वैसे तो जो रेड है ना, ये क्या है, म्यांमार है, और रंगून इसका पुराना नाम है, यंगून। तो ये छोटा सा जो मुसलमानों की रियासत है ना, वो है ही इधर, यहाँ बिल्कुल कोने पे है। और इस वजह से ये इलाका जो बहुत तजारती लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। तो इस पे बात करते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी क्यों अहम है और क्यों मुसलमानों के साथ इस तरह हो रहा। अभी थोड़ा सा और डिटेल हिस्ट्री में जाते हैं। तो बात इस तरह है कि जब बरतानिया ने कॉलोनियाँ बनाई रखी थी सब कॉन्टीनेंट में, इंडो पाक में या एशिया के अंदर मुख्तलिफ जो इलाके थे बरतानिया के कब्ज़े में थे। तो जब भी बरतानिया ने रूल ख़त्म किया या किसी भी वजह से बरतानिया इलाकों को छोड़ के गया,
तो उसने उन इलाकों को ये बग़ैर किसी टेरिटोरियल या इंडिपेंडेंट कंट्री तो चलो कर गया वो, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि कौन सी जो वहाँ की होगी माइनॉरिटी मेजॉरिटी रूल करेगी, या जो में माइनॉरिटी होगा उनका स्टेटस क्या होगा। बॉर्डर्स डिक्लेयर पूरी तरह नहीं किए गए। पाकिस्तान इंडिया का अभी तक इशू चल रहा है, बॉर्डर्स नहीं डिक्लेयर किए गए। रेड क्लिफ लाइन जो था घटिया, अभी तक वो बेईमान तरीन शख्स रेड क्लिफ लाइन की गलत डिमार्केशन की वजह से अभी तक पाकिस्तान इंडिया का इशू चल रहा है, कश्मीर इशू चल रहा है। तो ये इशू यहाँ पे भी हुआ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि मैंने आपको शायद बताया होगा कि जो बरतानिया था या अंग्रेज़ थे वो ट्रेड की गर्ज से आए थे, क्योंकि एशिया में या जितना भी सब कॉन्टिनेंट है या साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट्स थी। पोर्ट जहाँ पे भी होती है ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जगह होती है। तो पोर्ट के लिए आए थे, और मैंने आपको बताया था कि 1526 बहादुर शाह जफ़र ने जब हमला किया था सब कॉन्टिनेंट पर, हिंदुस्तान पर, तो म्यांमार पर भी उसने कब्ज़ा किया था। ठीक है, जो था बाबर था, 1526 में बाबर आया था। बहादुर शाह जफ़र तो 1857 में आखिरी उसका था ना, जो उसी की मुग़लों की नस्ल से था। मंगोल से आया था जी, जो 1526 में बाबर था। फ़रगाना से आया था। ये मैं दोबारा से बाकी लेक्चर्स दूंगी हिस्ट्री के ऊपर। तो जब वो आया था तो उसने म्यांमार पे भी कब्ज़ा किया था, और इसके अलावा जब कब्ज़ा किया तो ज़ाहिर है वहाँ पे इनकी शादियाँ हुई, मुसलमानों की तादाद बढ़ी। पहले वहाँ पे मुसलमान कम थे, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई 1526 से लेकर 1857 तक जो मुग़लों का दौर रहा है, तो उसके दरमियान जब मुग़लों का जो आखिरी बादशाह था औरंगज़ेब, बहादुर शाह जफ़र, तो उसको जब जलावतन किया गया रंगून के अंदर, जो म्यांमार का पुराना नाम है, तो वहाँ पे जितने भी शहज़ादे शहज़ादियाँ और बहादुर शाह जफ़र इट्स हिमसेल्फ, उसको भी वहाँ पे जलावतन किया गया, तो उसकी आबादी और ज़्यादा बढ़ी। तो अभी रिसेंट जो इशू चल रहा है वो ये है कि जो था कि 1824 से लेकर 1948 तक, ठीक है, ये बरतानिया का कब्ज़ा रहा है, और जो है 1948 में इसको आज़ाद कर दिया गया था, और बग़ैर किसी डिक्लेरेशन के आज़ाद किया गया था कि जो मुस्लिम कंट्री है उसके अंदर माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, ये दूसरी माइनॉरिटीज़ रह रही हैं। ओनली 4% आर उनकी जो आबादी है वहाँ पे 4% है मुस्लिम्स की। तो टोटल 5 करोड़ आबादी, और उसके अंदर जो 4% है वो मुसलमान है, और बाकी टोटल जो 90% हैं वो म्यांमार के अपनी बिलोंग करते हैं, और बाकी कुछ क्रिश्चियन और दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, जिनके अंदर जो 4% हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं। तो मैंने बताया कि 1824 से लेकर 1948 तक बरतानिया का कब्ज़ा रहा, और जब वो आज़ाद करके गया तो बग़ैर किसी डिक्लेरेशन के इसको आज़ाद कर दिया गया। और म्यांमार के जो रंगून के थे बुद्धिस्ट, म्यांमार के क्योंकि जो मज़हब है बुद्धिस्ट है, तो उनको उसके ऊपर लागू कर दिया गया, और वही अभी तक चला रहे हैं। तो अभी 2017-18 में जो इशू हुआ था, फिर सिटीज़नशिप एक्ट है एक, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इस पर बता दूं कि सिटीज़नशिप जो एक्ट है, इसके बाद काफ़ी मसाइल पैदा हुए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ आर लिविंग नियर बे ऑफ बंगाल, तो उनको ये भी चीज़ नहीं भाती थी। और दूसरा जो है सिटीज़नशिप एक्ट के तहत मुसलमानों को ये कहा गया कि आप लोगों ने प्रूव करना है कि आप 1824 से जो है ना वो जब बरतानिया रूल कर रहा था, तो आप लोग यहीं से बिलोंग करते हैं, आप अपने एंसेस्टर्स की प्रूफ दें। तो प्रूफ कहाँ से देना था बेचारों ने, वो कैसे दे सकते हैं? और उनको फोर्सफुली कहा गया कि या तो आप यहाँ से निकल जाएं, जला वतन कर दे जाएं। और अभी भी 87,000 जो हैं म्यांमार के लोग हैं वो कर चुके हैं, बांग्लादेश, थाईलैंड, इवन थाईलैंड के
जो लीडर ने कहा है कि हम जितने भी यहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं जो कि फ़्ली करके आए हैं, ये माइग्रेंट्स हैं म्यांमार के, तो उनको कोई ऐसा जजीरा कोई वीरान सा ढूंढा जाए, वहाँ पे उनको आबाद कर दिया जाए जो म्यांमार के हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा रह रहे हैं, 87,000 म्यांमार के लोग रह रहे हैं जो मुस्लिम्स हैं, कम्यूनिटी हैं। तो रिसेंटली यूएनओ ने एक रिपोर्ट भी पेश की है जो भी रेप केसेस सामने आए हैं। तो इशू इस तरह हुआ था कि जो रिसेंट इशू है, ये तो पुरानी है कि उनको कहा गया था कि वो अपनी प्रूफ पेश करें। इवन उनकी शादियां भी होती हैं तो वो भी जाके उनको परमिशन लेनी पड़ती है मुस्लिम्स को म्यांमार गवर्नमेंट से, बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन के हमें शादी करनी है और हमें परमिशन दी जाए। इवन बच्चा दाखिल करवाना होता है तो तभी मुस्लिम कम्यूनिटी के साथ ये सलूक किया जाता है। तो बात हो रही थी सिटीजनशिप एक्ट के बाद अभी जो रिसेंट 2017-18 में जो इशू हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो जब भी किसी कम्युनिटी को दबाया जाता है तो आपको पता है कि वो फिर उठती है, वो जुल्म के खिलाफ उठती है। तो जो इशू है, हालांकि इसमें कोई सच्चाई मुझे तो नहीं लगती, जो मैंने सर्च की है कि जो एक बर्मी लड़की थी उसका रेप किया गया था बाय मुस्लिम बॉय। तो उसके बाद बजाय उस एक लड़के को सज़ा देने के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को सज़ा दी जा रही है। और फिर एक जिस तरह हर कंट्री के अंदर फ्रीडम फाइटर होते हैं, ARSA ARSA जो है आर्मी है इनकी, म्यांमार जो रखाइन के अंदर है आर्मी है, फ्रीडम फाइटर्स हैं मुस्लिम्स के। तो उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे हमला किया और उन लोगों को मार दिया, क्योंकि पुलिस वाले काफ़ी इनके साथ ज़्यादती करते हैं, इनकी औरतों और बच्चों के साथ भी काफ़ी बुरा सलूक किया जाता है। इवन इन पे वैसे भी ओवरऑल जो मुस्लिम्स हैं कम्युनिटी पे, तो उन्होंने हमला किया पुलिस स्टेशन पे और उन सबको कुछ को जला दिया, मार दिया। तो बजाय उस थोड़ी सी जो ARSA है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनसे बदला लिया जाता, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी से बदला लिया जा रहा है। और आपको मुख्तलिफ ब्रूटैलिटीज़ पता चलती ही रहती होंगी म्यांमार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती रही हैं, वो अलग एक बहस है। तो UN ने रिपोर्ट भी पेश की थी कि उनके आर्मी जनरल्स, इवन जो उनकी लीडर है सुई, उसका नाम है अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा, उसका इसी तरह नाम है सूकी SUIKI, यूँ ही नाम है उसका, सूखी, मैं उसको सूकी कहती हूँ। तो वो जो है उसके ऊपर भी, उसको भी UNO में, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी उसके बयानात लिए गए और उसको बुलाया गया। तो ये सारा इशू चल रहा है कि म्यांमार के अंदर इसकी हिस्ट्री क्या है और करंट क्या इशू हुआ। तो 1982 में सिटीज़नशिप जो एक्ट है वो पास हुआ था, और वैसे जो ओवरऑल हिस्ट्री है वो 1824 से लेकर 1948, और 1948 में जो है ये म्यांमार बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। और जो रियासत बिलोंग करती है वो रखाइन है, वहाँ पे छोटी सी एक बिल्कुल अरेबियन सी के साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ, और जो ओशन है, ये नीचे ओशन है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन के ऊपर ही बिलोंग करती है। इंडियन ओशन के अंदर है बे ऑफ बंगाल, सही, और वहाँ पे बिलोंग करती है म्यांमार की रखाइन रियासत, जो कि पानी के साथ अटैच है, सी के साथ अटैच है, बे ऑफ बंगाल, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी नोट डाउन लाजमी किया करें, संडे के संडे रिवाइज़ किया करें। मैं इस्लामियात का लेक्चर इंशाल्लाह आज प्रिपेयर करके वो भी आपको कर दूंगी, तो डेली बेसिस पे आप लोग तैयार लाजमी किया करें, वरना पढ़ने का फ़ायदा नहीं, आप डेली पढ़ेंगे ख़त्म, वो भूल गया सब कुछ। शुक्रिया जी, एंड अल्लाह हाफिज़।